नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जहां चंपावत उपचुनाव में 64.14% मतदान हुआ है, जिसमें आपको बताएं कि 96,213 में से 61,711 मतदाताओं ने अपने अपने मत का इस्तेमाल किया है। आपको बताएं कि कई बूथों में शाम 5 बजे के बाद भी जो कतारें हैं वो लगी रही थी। 3 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना इसमें शुरू हो जाएगी। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के बीच मुख्य मुकाबला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, चंपावत उपचुनाव में आपको बताएं कि 61,711 के करीब मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसको लेकर अब जो मतगणना है वो 3 जून को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि चंपावत उपचुनाव के रण में आखिर कौन जीतने वाला है। चंपावत की जनता ने किसको जिताकर अपना विधायक या फिर अपना मुख्यमंत्री चुना है। जी हां, तो साफ तौर पर जिस तरीके से उपचुनाव में, हालांकि अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 65% से ज्यादा हालांकि वोट प्रतिशत रहा है। 64.14% मतदान हालांकि चंपावत उपचुनाव में किया गया। ऐसे में अब 3 जून को इसके नतीजे सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा बजट सत्र को लेकर स्पष्ट नहीं है और वे इसके खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेताओं से वार्ता कर निंदा प्रस्ताव और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिए कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गैरसैंण में सत्र को लेकर किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र ना करना विधानसभा का अपमान है, साथ ही साथ जनता की भी भावनाओं का ये अपमान है। बजट सत्र अगर गैरसैंण में नहीं हो पाता है तो आगे भी कोई सत्र वहां पर होगा, इस पर भी संशय बना हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, हरीश रावत ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमलावर है। गैरसैंण में बजट सत्र ना होने को लेकर हरीश रावत का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बजट सत्र को लेकर सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। पार्टी का भी सरकार के खिलाफ बयान सामने आया था और अब हरीश रावत ने भी बजट सत्र को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कुछ दुख, कुछ गुस्सा, 10 बहाने बनाकर अंत में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने। 2 ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा जब तक वस्तुतः पूरी राजधानी गैरसैंण में नहीं चली जाती, वहां से संचालित नहीं। और उस पवित्र काम
आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं होगा, और बजट सत्र ही नहीं बल्कि इस वर्ष शायद ही गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहूँगा, विरोध पक्ष के विधायक गणों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो धामी सरकार के खिलाफ मानहानि, विधानसभा की अवहेलना का, विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लेकर के आए, बल्कि नियमों के तहत वो निंदा प्रस्ताव भी राज्य सरकार के खिलाफ लेकर के आ सकते। जनता तो निंदा कर ही रही है, विधानसभा को भी पहले दिन ही राज्य सरकार की निंदा करनी चाहिए कि उन्होंने विधानसभा की अवहेलना की, और मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना चाहिए। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। जी अजय, अब गैरसैंण में बजट सत्र को लेकर हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, प्रदेश सरकार ने पहले गैरसैंण में 7 जून से विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की तैयारी की थी, लेकिन अब वो सत्र देहरादून में आयोजित किया जाएगा और 14 तारीख का समय निर्धारित किया गया है। 14 से लेकर के 20 तारीख तक का वक्त तय किया गया है कि देहरादून में इस बजट सत्र को आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की जब सरकार थी तो उस समय गैरसैंण को विकसित करने के तमाम प्रयास किए गए और गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया गया था। क्योंकि पिछली सरकार ने, बीजेपी की जो सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। गैरसैंण एक ऐसा विषय है, उत्तराखंड के लोगों के जनभावनाओं से जुड़ा विषय है और गैरसैंण में विधानसभा का कम से कम एक सत्र कराना जरूरी है, क्योंकि उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। लेकिन वर्तमान में क्योंकि बजट सत्र है वो अब देहरादून में आयोजित किया जाएगा, तो इसको लेकर के हरीश रावत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि प्रदेश सरकार गैरसैंण को विकसित करना नहीं चाहती है और पूर्ववर्ती कांग्रेस के समय में गैरसैंण के विकास के लिए जो कार्य किए गए थे वही कार्य अभी वैसे के वैसे पड़े हैं और बीजेपी सरकार ने वहाँ के लिए कोई अन्य कार्य नहीं किए हैं। जी, और तो अजय, इसके पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से भी गैरसैंण में बजट सत्र ना होने को लेकर सरकार के खिलाफ निशाना साधा गया था और जो खर्चा किया गया है गैरसैंण में उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तमाम बयान देकर सरकार को घेरने की हालांकि कोशिश की थी। तो क्या सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही है? देखिए, प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने की तैयारी शुरू की थी और इसके लिए विधानसभा को एक पत्र भी भेजा गया था, लेकिन चूंकि इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। अगर पूरी सरकार गैरसैंण में मौजूद रहेगी तो आम जनता को, जो दूर दराज के लोग आ रहे हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफी पुलिस फोर्स यात्रा मार्गों पर लगाई गई है और ऐसे में जब गैरसैंण में सत्र का आयोजन होगा तो वहाँ पर भी काफी पुलिस फोर्स की जरूरत होगी। पूरा प्रशासनिक अमला गैरसैंण में मौजूद रहेगा, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि आम जनता को असुविधा ना हो और इसको देखते हुए देहरादून में ही बजट सत्र करा लिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि बजट सत्र अगर देहरादून में होगा तो गैरसैंण में कौन सा सत्र आयोजित किया जाएगा, क्योंकि पहले जो पहला सत्र था नई सरकार का, उसको अगर गैरसैंण में कराते तो संभवतः बजट सत्र हो जाता और उसके बाद से कोई दिक्कतें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। अब विपक्ष की ओर से, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, सभी दलों की ओर से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं और ये चलिए, लगातार सभी दलों की ओर से सरकार पर हमले किए जा रहे हैं, फिलहाल सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आती देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
उत्तराखंड से रिक्त होने जा रही राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। इस दौरान कल्पना सैनी के साथ सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल समेत राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा में भाजपा के पास 2/3 बहुमत होने के चलते कल्पना सैनी की जीत तय मानी जा रही है। हमारी पार्टी ने कल्पना सैनी को बनाया है और जैसा हमारी पार्टी की सोच रही है, उत्तराखंड बनने से पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड किसी महिला राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया गया है। और हमारी पार्टी हमेशा से आत्मशक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। महिलाओं हमारी सरकार चिल्लाओ बता आगे और सामाजिक समाज और हमारे इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है 2022 का, मातृशक्ति ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। जो भारतीय जनता पार्टी की की सरकार बनी है, एक वितक होता है, एक नया इतिहास बना है। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, भाग लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो महिलाओं का भी आगे बढ़ाने हमारे हर क्षेत्र राज्य और बीच में जैसा अब जो है आगे बढ़ाने का काम कल्पना सैनी जी के नाम का सिर्फ एक ही नामांकन भरा गया है और कोई भी नामांकन अभी तक नहीं हुआ। उसका समय समाप्त होने वाला है और आप जानते ही हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। और सीधे सीधे कल्पना सैनी जी की घोषणा जो अथॉरिटी है वही करेगी, मेरे मुंह से कहना उचित नहीं है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे साथ वो जिले की अध्यक्ष रही हैं। मैं उनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत ही विनम्र हैं, बहुत सौम्य हैं और हर प्रकार से परिपूर्ण हैं और ओबीसी जो आयोग है उसकी अध्यक्ष भी है। इसलिए सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है और जो हमारे ओबीसी मोर्चा के लोग हैं उन्होंने तो जगह जगह मिष्ठान वितरण किया। कल हल्द्वानी में मैं स्वयं उसमें रहा और हमारी पार्टी ने भी मिष्ठान वितरण जगह जगह किया। उत्तराखंड में कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। पिछले दिनों उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नव संकल्प शिविर में लिए गए निर्णयों को अब उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में आज से राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आज और कल 2 दिनों तक पार्टी के नेता शिविर के विषयों पर विस्तृत चर्चा कर पार्टी के लिए उदयपुर नव संकल्प चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय के अनुसार उनके क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना को तैयार करेंगे। जो नवचेतना चिंतन शिविर जो हमारा उदयपुर में हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड में कैसे करेंगे उसको लेकर है और हमारी उत्तराखंड को लेकर भी चिंताएं हैं। उत्तराखंड में इस समय बुरी तरीके से खनन हो रहा है। मैं लगातार गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे में हूं। कोई नदी ऐसी नहीं बची है जिसमें पोकलैंड्स जेसीबीज नहीं लगे। हज़ारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं। सब इलीगल माइनिंग हो रही है और सरकार के संरक्षण में हो रही है। दूसरी हमारी चिंता यह है कि तीर्थाटन में हमारे 4 धाम यात्रा शुरू हुई, हमारे अन्य धामों की यात्रा शुरू हुई और जो आंकड़ा पिछली सरकारों में पूरे 6 महीने का 104 हाईएस्ट था मृत्यु दर का, ये 1 महीने में हम 104 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांग्रेस लगातार चिता रही थी सरकार को कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऑक्सीजन के वहाँ पर पार्लर्स लगाए जाए, डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, सड़कें बुरी हालत में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। इन विषयों पर हमको जागरूक करना है। ये लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई विचारधाराओं की है, 2 विचारधाराओं की। ये लड़ाई है पूंजीवादी सोच की और एक मिक्स इकोनॉमी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की थी कि इसमें जो गरीब व्यक्ति है वो भी अच्छे से जीवन यापन करे, अमीर है वो भी यापन करे और देश की
एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश के डेवलपमेंट के लिए सबका सहयोग लिया जा सके। लेकिन बीजेपी ने एक नया ट्रेंड किया है, केवल पूंजीवादी विचारधारा के लोगों को पोषित कर रही है, गरीब को लगातार प्रताड़ित कर रही है। और बीजेपी ने जितने वादे किए थे, चाहे वो लोगों को रोज़गार देने के मामले हो, आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर बढ़ गई है। चाहे उन्होंने इकोनॉमी को सुधारने की बात की थी, डॉलर आज 80 रुपये के आसपास पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के लिए लगातार महंगाई बढ़ी है। और सांप्रदायिक माहौल भारत का ख़राब हो रहा है, लगातार दिन रात सांप्रदायिक माहौल ख़राब इस देश का किया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंतन शिविर कांग्रेस के शेरों को जगाने का चिंतन शिविर है, ताकि वो समाज के लोगों को उस सपने से बाहर ला सकें, उनको नींद से उठा सकें। जो मोदी लगातार झूठे सपने इस देश को दिखा रहे हैं, लगातार झूठ को बेचने का काम जो मोदी की टीम कर रही है, उस झूठ से, उस झूठे सपने से लोगों को नींद से जगाने का काम कांग्रेस के शेर कैसे करेंगे, उसके लिए चिंतन शिविर है। और इसके बाद आपको एक नए कलेवर में कांग्रेस दिखाई देगी। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर फूलों की घाटी बुधवार से पर्यटकों के लिए खुलने जा रही है। पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटकों को सभी जरूरतों का ख्याल उनका रखा जाएगा। फूलों की 300 से ज्यादा प्रजातियों को समेटे फूलों की घाटी बुधवार से पर्यटकों का इस्तकबाल करेगी। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि विभागीय स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि समुद्र तल से 3,962 मीटर ऊंचाई पर यह घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। फूलों की घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आती है और ये जगह कुछ रंगीन और अविश्वसनीय फूलों जैसे गेंदे और आर्किड से बसी पड़ी है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में श्रद्धालु की भीड़, पंजीकरण केंद्र के बाहर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। 2400 स्लॉट के लिए उमड़ी 4000 श्रद्धालु की भीड़ और बद्रीनाथ धाम के लिए आपको बताएं कि 300 स्लॉट। इसके अलावा चार धामों के दर्शन के लिए ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को तड़के 3 बजे से ही पंजीकरण केंद्र के बाहर श्रद्धालु उपस्थित हो गए। चार धाम के लिए 2100 और बद्रीनाथ धाम के लिए 300 स्लॉट दर्शन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन मौके पर करीब 4000 श्रद्धालुओं की भीड़ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आई है। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर घोड़े खच्चरों के साथ क्रूरता पर 2 संचालकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें एक बीमार खच्चर से तीर्थयात्री को सफर करा रहा था, तो वहीं दूसरा ज्यादा वजन लादकर यात्रा मार्ग पर ले जा रहा था। केदार घाटी में घोड़े खच्चरों की मौत पर 2 दिन पहले राज्य सरकार ने सख्ती के निर्देश दिए थे और इसी के तहत यहां अभियान चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर आपको बताएं कि उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बुखार के साथ शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देने पर डॉक्टर को दिखाएं, ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा पिछले 21 दिन में किसी भी ऐसे देश की यात्रा की है जहां हाल ही में मंकी पॉक्स के मामले मिले हों, बीमारी के संदिग्ध मामलों की पहचान हुई हो, वो भी चिकित्सक से जांच कराए। तो मंकी पॉक्स को लेकर आपको बताएं कि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है, जिसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। श्रीनगर शहर से 4 किलोमीटर दूर चमधार के पास देर रात एक कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे झील में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में ट्रक चालक के अलावा कोई और सवारी साथ में सवार नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लाख कोशिशों के बाद भी चालक का दलदल में कुछ पता नहीं चला। SDRF ने क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की, साथ ही साथ चालक की खोजबीन भी जारी है
और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन चालक मैदानी क्षेत्र से भरे हुए सीमेंट का ट्रक लेकर ऊपर की ओर जा रहा था, तभी चमधार के पास यह हादसा हो गया। चालक का नाम प्रदीप कुमार निवासी रायबरेली बताया जा रहा है। वहीं श्रीकोट चौकी इंचार्ज ने बताया कि ट्रक चालक के बारे में अन्य ट्रक चालकों से जानकारियां भी लगातार जुटाई जा रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स, निकाय, निगम, अशासकीय स्कूल और कॉलेजों में कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए 3% बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों के प्रतिमाह के वेतन में 1000 से लेकर 6 रुपए तक का इजाफा होगा। मंगलवार को सचिव वित्त सौजन्या ने यह आदेश दिया है। चंपावत उपचुनाव की आचार संहिता के चलते सरकार ने इसका जियो नहीं किया था और जैसे ही मतदान खत्म हुआ तो वित्त विभाग ने इसके आदेश कर दिए हैं। महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने के निर्णय का लाभ राज्य के 4 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। महंगाई भत्ते में इजाफा से कर्मचारियों के वेतन में 1000 से लेकर 6000 रुपए तक महीने का इजाफा होगा। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के साथ ही अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर मूल वेतन का 34% पहुंच गया है। और विदित है कि केंद्र सरकार ने काफी पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का निर्णय लिया था और तभी से राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ता बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।